नमस्ते बच्चों। आज हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने एलएचएस आरएचएस में संबंध सीखा था और लसा और मसा कैसे निकालते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, ये सीखा था। आज हम एक प्रमेय प्रमेय 1.3 पढ़ेंगे और कैसे ये होता है, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रमेय में क्या कहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है और वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। P ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जो P होगा वो A को भी विभाजित करेगा यदि A एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है और P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P A को भी विभाजित करेगा यदि A एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके लिए हम एक देखेंगे एग्जांपल से, 2 और 16 ले लेंगे। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो 2 16 को भी पूर्णतः विभाजित करता है और 2 4 को भी पूर्णतः विभाजित करता है। तो ये हमने देखा कि 2 16 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा और 2 उसी के जो स्क्वायर रूट होगा 4, उसको भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो ये प्रमेय कैसे प्रूव होता है वो हम देखेंगे। तो इसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे या प्रूफ पढ़ेंगे हम। तो इसको कहते हैं उत्पत्ति या प्रूफ। तो हम मान लेते हैं कि ए का अभाज्य गुणनखंड P1 P2 और Pn तक है। तो ए जो है वो P1 P2 Pn तक है। तो ए स्क्वायर क्या होगा? इसको स्क्वायर कर देंगे, P1 P2 Pn तक। तो ए स्क्वायर जो हो जाएगा वो P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू Pn हो जाएगा। लेकिन दिया गया है कि P जो है वो ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो P जो है वो P1 P2 Pn तक में से ही कोई एक होना चाहिए। P जो है ए स्क्वायर में P1 P2 Pn तक में ही कोई होना चाहिए। तो ए लिखा हुआ है P1 P2 और Pn, और ए स्क्वायर का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें से P भी एक संख्या है। तो यानी कि P1 P2 Pn में से ही एक संख्या होगी P। तो ए का भी एक अभाज्य गुणनखंड P होगा। यही एक प्रमेय कहता है। मैं फिर से समझाऊंगा। ए इक्वल्स टू P1 P2 Pn लिखा हमने, फिर ए स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों को गुना कर दिया एक बार, तो हमें P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर आया। अब ये कहता है कि P जो है एक अभाज्य गुणनखंड है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू P1 स्क्वायर इंटू P1 P2 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर तक होगा, और ये P1 P2 में से ही एक P भी होगा। और A को हमने लिखा है P1 P2 इंटू Pn। तो P1 P2 Pn में से अगर P है तो P यहाँ भी होगा, यानी कि P A का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो उसी एग्जाम्पल को लेंगे। 2 16 को विभाजित करता है तो 2 4 को विभाजित करेगा। तो 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, हम अपनी सहूलियत के लिए लिख रहे हैं। और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो ये 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 2 16 को विभाजित कर रहा है और 2 4 को भी विभाजित कर रहा है। तो इसी प्रमेय का यूज करके हम आगे कुछ बातें सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो इसलिए ये परिमेय काफी जरूरी है। अब हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करेंगे। तो ये सिद्ध करने के लिए हम एक नया तरीका यूज करेंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने के लिए हम लोग एक नया तरीका यूज करेंगे और उस तरीका को कहते हैं विरोधक्ति द्वारा उत्पत्ति। विरोधक्ति द्वारा उत्पत्ति या प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, या हिंदी में अगर लिखें विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। तो हम लोग इसमें करते क्या है कि जो चीज दी हुई है उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो इसका उल्टा मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कंडीशन जो है, हमारी जो पहले से जो कंडीशंस दी गई थी परिमेय संख्याओं के लिए, वो सिद्ध हो रही है कि नहीं। अगर सिद्ध नहीं होती है तो जो हमने माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है वो गलत है और कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको हम लोग देखेंगे एक बार फिर से। तो मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 को r/s के रूप में लिखा जा सकता है, जहां s नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि परिमेय संख्याओं को वो संख्याओं के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है r/s, जहां की s नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब मान लेते हैं कि r और s में कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। r और s में कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं और उनको हटाने के बाद √2 इक्वल्स टू a/b आता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है? जैसे 5/25, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1/5 करके हम ला सकते हैं कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 था। तो इसको हमने हटा दिया तो ये 1/5 के रूप में आ गया या a/b के रूप में आ गया। तो यही √2 इक्वल्स टू a/b हम ले लेते हैं। तो इसको लिखते हैं √2b इक्वल्स टू a, therefore 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि 2 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा। 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर लिखा हुआ है। a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक गुणनखंड 2 है a स्क्वायर का, तो a स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा। जो 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब अगर हम पिछले प्रमेय से जाएं तो 2 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। पिछले प्रमेय में हमने पढ़ा था कि जो 2 है वो a को विभाजित करेगा। अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। तो a को लिख सकते हैं 2c, क्योंकि a का एक गुणनखंड 2 है, तो a को लिख सकते हैं 2c। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर हो गया। तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर हो गया यहां से, और 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर है, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर लिख सकते हैं। तो b का भी एक गुणनखंड 1 हो गया, b का 2 b को भी विभाजित करेगा। दो बी को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर, तो 2b को भी विभाजित करेगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि a को भी 2 विभाजित कर रहा है और b को भी 2 विभाजित कर रहा है। तो हमने माना था कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे 1/5 की तरह हमने इसको लिखा था। तो ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो जो है ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने माना था कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत था। और इसलिए जो हमने शुरुआत में माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध होता है। तो इसको हम फिर से बता देते हैं। √2 = r/s लिया था हमने। √2 = r/s लिया था, फिर √2 = a/b कर दिया था, जहां पे a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर हमने प्रूव किया कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि ये प्रूव करता है कि हमारा मानना गलत था, और हमने जो मानना था वो गलत था। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं, लेकिन अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम √3 = परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये सिद्ध करेंगे। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करेंगे। तो उसी तरीके से मान लेते हैं कि √3 = r/s, और √3 = a/b कर देंगे, जहाँ की s ≠ 0 था। तो √3 = a/b हुआ, तो √3b = a हो गया, दोनों तरफ गुना कर दिया तो 3b² = a² हो गया। और तो a² का एक गुणनखंड 3 है, a² का एक गुणनखंड 3 है। अब अगर हम a को 3c मान ले, क्योंकि a² का एक गुणनखंड 3 है, तो a को 3c के रूप में लिख सकते हैं। तो a² 3b² 9c² हो जाएगा, और b² 3c² हो जाएगा। तो b का भी एक गुणनखंड 3 है, तो दोनों में एक गुणनखंड 3 आ जा रहा है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड a b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि हमारे मानने के विपरीत है। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने फिर से प्रूव किया। तो अब हम √5 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूव करेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूव करेंगे। तो √5 को r/s ले लेते हैं। √5 = a/b कर देते हैं, जहां s ≠ 0 था। तो a/b इसलिए करते हैं कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी नहीं है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी नहीं है। इसको स्क्वायर करेंगे, इधर लाके √5b = a, तो 5b² = a²। तो a का एक गुणनखंड हमने पहले ही बताया था कि 5 होगा। a का एक गुणनखंड 5 होगा, तो a = 5c लिख सकते हैं, और 5b² = 25c² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b² = 5c लिख सकते हैं, c² लिख सकते हैं। तो b का एक गुणनखंड, b² का एक गुणनखंड 5 होगा, और b का एक गुणनखंड भी 5 होगा। तो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारे मानने के विपरीत। हमने माना था कि a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए √5 जो है परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके आगे की चीजें हम
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।